नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम त्रिपुरा रहस्य इस बुक को डिस्कस कर रहे हैं और इसका डिस्कस कर रहे हैं ज्ञान खंड। तो उसी में अभी हम चैप्टर नंबर 5 पे हैं। अभी तक हमने 42 वर्सेस चैप्टर नंबर 5 के डिस्कस किए हैं। अब हम 42 के आगे 43 से लेकर के 57 तक डिस्कस करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में। इस चैप्टर को थोड़ा मुझे धीरे चलाना पड़ रहा है बिकॉज इसमें एक मेटाफोरिक स्टोरी है, रूपक का इस्तेमाल किया गया है, पर्सोनिफिकेशन का यूज करके काफी एलिमेंट्स के बारे में समझाने की कोशिश यहाँ की गई है। और कौन से एलिमेंट्स के बारे में समझाने की कोशिश की गई है? उन एलिमेंट्स के बारे में समझाने की कोशिश की गई है जो हमारे कैरेक्टर पर असर डालते हैं। जैसे किसी की संगत में हमारा जो कैरेक्टर है वो बदलने लगता है। ठीक है, तो जो कुछ भी हमारे भीतर से हमारे कैरेक्टर को बदलता है, कुछ लोगों की आदत होती है वो गुस्सा नहीं करते। ठीक है, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं। तो ये सब हमारे भीतर से हो कैसे जाता है? कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से एक व्यक्ति का जो स्वभाव है वो दूसरे व्यक्ति से अलग होता है? राइट। तो इन सब चीजों को समझने के लिए अब जो चीजें हमारे भीतर से काम करती हैं, जो हमारे कैरेक्टर को चेंज करती हैं, वो हमारी आदतों, हमारे स्वभाव के अनुसार करने लगती हैं। लेकिन उनको समझा कैसे जाए? तो समझने के लिए जिन एलिमेंट्स के जरिए हम इनको समझ सकते हैं उनको कुछ नाम देना होगा। राइट, उनको नाम देना होगा। जैसे हमारी बुद्धि है, हमारा मन है। लोग कहते हैं ना, तुम्हारी बुद्धि खराब है क्या कि तुम ऐसा करने लगे? तुम्हारी बुद्धि खराब है क्या कि तुम शादीशुदा होते हुए भी बाहर तुमने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना लिए? ये सब बातें क्यों कही जाती हैं? क्योंकि यही बुद्धि, यही मन, ये जो हमें दिखती नहीं है, ये जो चीजें हमें दिखती ही नहीं है, ये अदृश्य चीजें जो हमारे ऊपर असर डालती हैं, इन पे असर डालने वाली चीजें असल में कौन है? यानी ये चीजें हम पर तो असर डालती हैं। बुद्धि और मन तो हमारा अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन है कि अल्टीमेटली मन और बुद्धि हमारा ये काम हमसे करवाने लगती है, हमारी बुद्धि उसके हिसाब से काम करने लगती है। लेकिन उस बुद्धि को भ्रष्ट करता कौन है? उस मन को भ्रष्ट करता कौन है? उस मन पे असर डालता कौन है? तो इन चीजों को समझने के लिए हुआ क्या है कि अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में उनको एक नाम दे करके, उनका पर्सोनिफिकेशन करके, मानवीकरण अलंकार का इस्तेमाल करके एक बड़ी ही खूबसूरत कहानी के माध्यम से हमारे चरित्र पर पड़ने वाले प्रभाव, द इन्फ्लुएंस ऑन अवर कैरेक्टर, किस तरीके से ये डालते हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में समझाया गया है। तो इस चैप्टर को इसीलिए मैं धीरे धीरे चला रहा हूँ बिकॉज ये चीजें आपके दिमाग में, जब तक जो पर्सोनिफिकेशन जिन एलिमेंट्स का किया गया है, जब तक वो आपके दिमाग में नहीं बैठी रहेंगी तब तक आप आगे चल करके इसको समझ नहीं पाओगे। ये चैप्टर बहुत टेढ़ा है। ठीक है, ये समझ में जल्दी आता नहीं है, कंफ्यूजन बहुत होते हैं। ठीक है, तो एक बार आगे बढ़ने से पहले केवल और केवल 15 श्लोक ही मैं डिस्कस करूंगा इसके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिवाइज कराना चाहूंगा कि इसमें हेमलेखा एक कहानी सुना रही है जिसमें वो ये बता रही है कि उसकी एक सहेली है जो कि उसकी माँ ने उसको दी थी खेलने के लिए कि ये तेरी सहेली है, आज से तू इसके साथ खेलेगी। जैसे हम लोगों के पेरेंट्स कई बना देते ना, ये तुम्हारा दोस्त, आज से तुम इसी के साथ रहना। उसके बाद हेमलेखा ने बताया कि मेरी सहेली जो मुझे दी गई थी, उस सहेली की भी एक सहेली थी। ठीक, उस सहेली की भी एक सहेली थी। पिछले वीडियो में हमने देखा कि उस सहेली की सहेली का नाम क्या था? शून्य था। उसका एक बेटा था जिसका नाम क्या था? मूड था। उसका जो बेटा मूड था, उसकी दोस्ती किससे हो गई? इसकी सहेली से हो गई। किसकी? हेमलेखा की सहेली की सहेली जो थी उससे उसकी दोस्ती हो गई। मतलब जो सहेली थी ना, सहेली, हेमलेखा की जो सहेली थी उसकी दोस्ती इस मूड से हो गई, सहेली के बेटे से। सहेली की दोस्ती सहेली के बेटे से हो गई, उसकी सहेली की सहेली के बेटे से हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? उन दोनों के बीच जो है एक रिलेशन बन गया। जब उनके बीच में एक रिलेशन बन गया तो उनका एक बेटा पैदा हुआ, अस्थिर। वो भी अपने पिता की तरह, ये जो मूड था ये हमेशा इसकी आंखें चढ़ी रहती थी, जबरदस्ती करता था इसकी हेमलेखा की सहेली के साथ। राइट, उसी तरीके से इसका बेटा जो इस अस्थिर था, जो कि किसका प्रतीक है? हमारे चित्त का। एक होता है चित्त, एक होता है चित्त। चित्त जो है पवित्र होता है। चित्त क्या है? जो इस संसार में आकर के तरह तरह की चीजों के पीछे भागना शुरू करता है, किसी चीज को देख करके उछलना शुरू करता है, उसे चित्त कहते हैं। जैसे एक बच्चा पैदा हुआ है, अभी वो थोड़ा सा लाचार है। राइट, थोड़े दिन बाद क्या होगा कि उसको चीजें समझ में आने लगेंगी, चीजें देखने लगेगा, तो उसके सामने कोई भी चमकती हुई चीज, अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल आप रखेंगे तो उसको पकड़ने भागता है। तो इसका कंपैरिजन, इस बच्चे का कंपैरिजन आप चित्त से कर सकते हैं। और जब वो बच्चा संसार में आया, जब उसका किसी भी तरीके से वो एक्टिव नहीं था, उसका मन एक्टिव नहीं था, उसकी बुद्धि एक्टिव नहीं थी, उसका दिमाग नहीं चलता था, नया नया आया था, उसके लिए सब कुछ नया था, उस समय की जो स्थिति है उसे आप चित्त कह सकते हैं। और उसके बाद जब वो संसार को जानने लगा कि हाँ ये चीज है, रोने से मिल जाएगी, तो वो रोना शुरू करता है, तरह तरह के नाटक करता है, चीजों को देख करके बिल्कुल अलग तरीके से व्यवहार करता है कि हाँ मुझे अभी चाहिए। राइट, तो ये, इसकी तुलना आप किससे कर सकते हैं? चित्त से। तो ये जो अस्थिर है ना, ये हमारा चित्त है।
तो यह पूरा का पूरा एक पर्सोनिफिकेशन करके हर एक एलिमेंट को एक नाम दे करके, क्योंकि किसी चीज को समझे बिना उसको उसका फिगर अगर हमारा दिमाग ना बना पाए, अगर हमारा दिमाग किसी चीज का चित्र नहीं बना पाता है तो हम उस चीज को समझ भी नहीं सकते। इसी वजह से हर चीज को एक नाम दिया गया है ताकि उसका एक फिगर, एक फोटो हमारे दिमाग में बने। और ये चैप्टर मुख्य रूप से, और इसका पिछला चैप्टर भी मुख्य रूप से केवल और केवल संगति के असर के बारे में बता रहा है कि संगति का क्या असर पड़ता है। क्यों बताया जा रहा है संगति का असर? ताकि आप संगति के असर के महत्व को समझें और उसके बाद आप उनकी संगति करें जो आपके कैरेक्टर को, आपकी पर्सनालिटी को एक अच्छी डायरेक्शन में रख सकते हैं, एक ऐसी डायरेक्शन में रख सकते हैं जहां पर आप फालतू की चीजों से उलझे बिना अपने जीवन को आराम से जी सकें, एक ऊंचे आत्मविश्वास के साथ जी सकें, राइट। उन कामों को कर सकें जिन्हें योग कहा जाता है। योग यानी इस प्रकृति के साथ मिलकर के वो काम करना जो किसी के विरोध में नहीं है, किसी के पक्ष में नहीं है, वो केवल है। प्रकृति केवल है, वो किसी के विरोध में नहीं है। कभी प्रकृति बाढ़ बन करके हमें बहा देती है, कभी कुछ कर देती है, लेकिन वो प्रकृति के नियम है। हमने कुछ नुकसान किया तो प्रकृति हमें नुकसान करके हमारा हिसाब किताब बराबर कर देती है, तो वो प्रकृति के नियम है, तो वो केवल है। तो उसी प्रकार से हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन यानी योग में स्थित हो जाता है, धर्म का पालन करने लगता है। जिस तरीके से ये प्रकृति चल रही है ना, अपने धर्म का पालन कर रही है, वैसे ही हम भी जब अपनी प्रकृति को समझ जाते हैं तो हमें कोई बताने वाला नहीं चाहिए होता है कि हमारे लिए करना क्या है और हमारे लिए करना नहीं क्या है, क्या करना नहीं है और क्या करना है, ये बताने की जरूरत अब हमें पड़ती नहीं है उसके बाद, राइट। इसी चीज को कहा जाता है योग में स्थित होना। योग की स्थिति यही होती है। तो उस स्थिति की तरफ जाना, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका कैरेक्टर स्थिर हो, आपका चरित्र स्थिर हो, ठीक है, आपके मन की भावनाएं स्थिर हो, आप अपने आप पर नियंत्रण रख सकें, इन चीजों की आवश्यकता होती है। तो अस्थिर उसका बेटा था और वो काफी वेगवान था। यहां तक हमने समझा कि काफी तेजी से कहीं भी आ जा सकता था। हमारा चित्त है, उसकी तुलना आप कीजिए, कभी हमारा चित्त कभी यहां पर है, कभी कोई चीज हो गई तो अचानक से हमारा चित्त कहीं और चला जाएगा, हमारा मन कहीं और भटकेगा, ठीक है। जैसे जैसे चित्त इधर उधर भागेगा वैसे वैसे मन भी उस तरफ भागता है। तो वही चीज यहाँ बताई गई है कि वो अस्थिर जो है वो काफी वेगवान था, बहुत तेजी से चलता था। इसीलिए जितनी भी मेटाफोरिक स्टोरीज आप देखते हैं उसमें बताया जाता है बहुत तेजी से वो भाग गया, पलक झपकते यहां से वहां चला गया। ये सब समझाने के लिए मेटाफोरिक वे में लिखी गई कहानियां हैं, सो दैट आप अपने आप को जान सकें। अपने आप को जानने के लिए सनातन हिंदू धर्म से अच्छा, ठीक है, सनातन हिंदू धर्म से अच्छा कहानियों के माध्यम से चीजों को समझाने वाला दूसरा साहित्य मुझे अभी तक तो नहीं मिला। हो सकता है दूसरे भी हों, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने अभी तक यही पढ़ा है, इसलिए मुझे यहाँ पर चीजें बहुत ही मेस्मराइज्ड वे में समझ में आती हैं कि हाँ ये काफी अच्छा तरीका है। और इट मेस्मराइज्ड मी कि हाँ बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही अलंकारिक वे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के माध्यम से चीजों को समझाने की इस तरीके से कोशिश की जाती है कि अगर छोटे से छोटे बच्चे को भी हम समझाने बैठे सनातन धर्म तो वो उसे समझ में आ सकता है, गूढ़ से गूढ़ रहस्य भी समझाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमने समझा। अब आगे देखते हैं कि इसकी कहानी क्या है। तो मैं ये बुक से पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं यहाँ पर समझा दूंगा कि क्या कहा जा रहा है। इस तरह मेरी सहेली यानी कि हेमलेखा ने बताया कि मेरी जो सहेली थी, जो मेरी माँ ने मुझे दी थी, उसकी संगत किससे हो गई? दूसरी दुष्ट औरत से, जिसका बेटा मूढ़ था, ठीक है, उससे हो गई थी। तो उसकी वजह से हुआ क्या था, जो मेरी सहेली थी वो बड़ी पाक दामन औरत थी, मतलब बहुत ही पवित्र थी, लेकिन पैदाइशी पाक थी, यानी कभी उसके उसके जन्म तक में ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ उसकी माँ कुछ गलत स्वभाव वाली रही हो। लेकिन इस सहेली की जो सहेली थी, इसकी सोहबत में रह करके मेरी सहेली क्या हो गई? बिगड़ गई और गंदी हो गई। अपने बदमिजाज आशिक और बेटे की सोहबत में बहुत दिनों तक रहते रहते उसका भी उन्हीं में पुख्ता लगाव हो गया। किसकी बात हो रही है? सहेली की बात हो रही है, उसके बेटे की बात हो रही है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सहेली का बेटा पैदा हो गया, तो सहेली का अपने बेटे से, भाई हर किसी का अपने बेटे से लगाव होता है, तो सहेली का अपने बेटे से जो बहुत तगड़ा लगाव हो गया था, इसकी वजह से वह भी क्या हो गई, इनमें आसक्त होकर के इन्हीं की तरह की होने लगी। धीरे धीरे उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। धीरे धीरे उसने मुझसे अपना मुंह मोड़ लिया। जब इसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा, आपने ये भी महसूस किया होगा कि अगर आपका दोस्त हो, कल तक वो अलग स्वभाव का था, आप मान लीजिए दारू नहीं पीते हैं, आप मान लीजिए सिगरेट नहीं पीते हैं, अचानक से क्या हुआ कि आपका जो दोस्त है वो दारू और सिगरेट पीने वाले दोस्तों के चक्कर में पड़ गया। दारू और सिगरेट पीना, मैं आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ कोई स्टीरियोटाइप क्रिएट नहीं कर रहा हूँ कि हाँ ये बुरे लोग होते हैं, ये आदत होती है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए कि आप शराब और जो है सिगरेट वगैरह या ये सब चीजें नहीं पसंद करते, दूसरा पीता है, आपकी आपके दोस्त से बड़ी अच्छी दोस्ती थी, ठीक है, और कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि आपके दोस्त को ये एहसास हुआ कि नहीं, कितनी भी कोशिश मैं कर लूं, मेरा दोस्त, ये वाला जो दोस्त है ना, ये शराब सिगरेट ये सब हाथ नहीं लगाएगा, ये मुझे ही करने पड़ेंगे,
ठीक है, ये मैं अपने आप करता रहूंगा, मेरी अपनी चॉइस है, मैं करता रहूंगा, ये शराब और सिगरेट पीता रहूंगा। तो वो आपका जो दोस्त है वो क्या करेगा, वो एक ऐसी संगत खोजेगा या उसे ऐसी संगत जब मिल जाएगी जहां पे वो अपने दोस्तों के साथ, ऐसे दोस्तों के साथ जो कि शराब और सिगरेट पीते हैं उनके साथ रहेगा। कोई दुश्मनी नहीं होगी, लेकिन एक लाइन खिंच जाती है लगाव साथ रहने की, कि कब आपके साथ रहेगा कब आपके साथ नहीं रहेगा। यानी अपनी बातों को करने के लिए, अपनी चीजों को बताने के लिए वो अपने उन दोस्तों के साथ ज्यादा रहेगा बजाय कि आपके साथ रहने के। तो यही व्यवहार यहाँ पर भी बताया गया कि जब इसकी सहेली इन लोगों की संगत में पढ़ करके बुरी होने लगी तो उसने मेरा साथ छोड़ दिया, यानी हेमलेखा का साथ छोड़ दिया। ठीक है, ये सारी चीजें बताई गई। आगे वो ये बताती है कि धीरे धीरे उसने मुझसे अपना मुंह मोड़ लिया, पर मैं, यानी हेमलेखा कह रही है, मैं तो ठहरी सीधी सादी, सो मुझसे अचानक से उसका साथ नहीं छोड़ा गया। मैं हर समय उसी के साथ लगी रहती और उसी के पीछे चलती। होता है ना कि आपका कोई दोस्त है तो हम दोस्त को उसकी हर बुराई अच्छाई के साथ स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ तुम, कंडीशन ये है कि तुम मेरे दोस्त तब तक बने रहोगे जब तक कि तुम शराब नहीं पियोगे या दारू नहीं पियोगे, राइट। या फिर जो है मैं कहता हूं कि हाँ तुम शराब पियोगे तभी तुम मेरे दोस्त रहोगे, नहीं तो तुम्हारा फायदा क्या है, राइट। तो दोस्ती का जो पवित्र रिश्ता होता है उसमें कहीं कोई मतलब नहीं होता इस चीज का कि आप शर्तों के आधार पर दोस्त को अपने पास रखें। सशर्त दोस्ती नहीं होती, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हेमलेखा ये बता रही है कि अभी भी मैं उसकी दोस्त बनी रही, वो बुरी होती जा रही थी लेकिन फिर भी मैं उसकी दोस्त बनी रही, और उसके बाद उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे चलती रही, यानी जो कुछ भी वो करती थी उसके साथ साथ मैं करती रही, लेकिन जो मेरा मन नहीं था वो मैंने नहीं किया। उसका आशिक मूड, यानी ये जो उसका पति जिसकी बात हो रही है मूड, उसने बताया कि उसका आशिक मूड जब भी आता तो उसके साथ वो जबरदस्ती करता, उसकी सहेली के साथ जबरदस्ती करता, लेकिन उसके साथ साथ वो मेरे साथ भी जबरदस्ती करने के की फिराक में रहता था, लेकिन पाक दामन होने के कारण मैं कभी उसके हाथ न लगी। ये हेमलेखा जो कहानी बता रही है, जो मुख्य पात्र है, जो बता रही है कि जिसकी सहेली थी, उसने बताया कि सहेली के साथ तो बुरा हो गया लेकिन मेरे साथ बुरा नहीं हो पाया। उसका पति मेरे साथ गलत करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि मैं पाक दामन थी, यानी मुझे कॉन्शियसनेस थी कि मुझे ये रास्ता नहीं चुनना है, ठीक है। फिर भी समाज में मेरी काफी बदनामी फैल गई। ऑब्वियस सी बात है, संगत की वजह से ये चीजें होती हैं, ठीक है। अगर आपका कोई दोस्त हो कहीं आवारागर्दी छेड़खानी करके चला आए, आप भले ही बहुत सीधे हो, आप उसकी जमानत करने जाएं, जमानत करा के छुड़ा के लाएं, और आप दोनों को कोई साथ देखें तो देखेंगे देखो ये आ गए आवारा, आपको भी आवारों में ही गिन लिया जाएगा। तो ये समाज का चलन है, ये समाज की क्रूर सच्चाई है। वो लोग डिस्टिंग्विश नहीं करते। दूध में अगर चीनी मिली है तो उसे वो दूध ही समझते हैं, ठीक है। वो दूध और चीनी को एक साथ देखते हैं, इसलिए समाज डिस्टिंग्विश नहीं करता, ये समाज की सच्चाई है। इसलिए हमें सामाजिक व्यवहार का ध्यान रखना पड़ता है ताकि हमारी आगे की साधना में कोई फर्क ना पड़े। ये कहना बिल्कुल बेतुकी बात है कि मैं सही हूं तो दूसरा क्या कर लेगा मेरा। अरे भाई, आप सड़क पे सही चल रहे हो लेकिन सामने से गलत आ गया कोई तो आपको उड़ा के चला जाएगा ना। इसलिए आपको आंखें और कान खुले रखने पड़ते हैं, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने दोस्त का साथ छोड़ दो, इसका मतलब ये है कि आप अपने दोस्त को उसके हित की बात बताओ, उसे सही परामर्श दो। छोड़ने की बात नहीं की जा रही है, तो स्वार्थ हो गया। आप अपने दोस्त का तो फर्ज यही होता है कि आप उसे सही बात बताएं। तो यहाँ पर जो हेमलेखा है वो यही बता रही है कि समाज में मेरी काफी बदनामी पहले तो फैल गई, मूड को लेकर के, यानी इसके पति को लेकर के लोग मेरे बारे में भी उल्टी सीधी बातें करने लगे कि अगर ये अपने इसके साथ रहती है अपनी सहेली के साथ, तो जिस तरह से इसकी सहेली बिना शादी के अपने आशिक के साथ उसने संबंध बनाए हैं वैसे ही इसके साथ भी होता होगा, क्योंकि ये तो उसकी ही सहेली है, तो अब सब आपस में एक जैसे ही होंगे, सबका व्यवहार एक जैसा ही होगा। मेरी सहेली ने अपने बेटे, अब आगे की कहानी बता रही है कि इसकी सहेली ने अपना बेटा, इसका नाम क्या था, अस्थिर, इस बेटे को मेरे हवाले कर दिया, ठीक है, हेमलेखा के हवाले कर दिया, ठीक है। तो अब उसके बेटे का लालन पालन मैं करने लगी, यानी कि अब जो बेटा इसका मिला था अस्थिर, अब इसका जो पालन पोषण है वो करने लगी। वह लड़का अपनी दादी के मशवरा से, दादी कौन, जो सहेली की सहेली थी वही दादी है, क्योंकि उसी का बेटा मूड है, उसी के साथ संबंध बने हैं सहेली के, ठीक है। तो जो दादी है जिसका नाम शून्य है, उस दादी के साथ में रह करके ये जो अस्थिर था, ये अस्थिर अपनी दादी के साथ रह करके, और गोद किसको दे दिया था, हेमलेखा को, मतलब जो बता रही है कहानी उसको, उसने बताया कि मुझे वो बच्चा गोद मिल गया और उसके बाद मैंने उसकी देखभाल करनी शुरू की। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, अपनी दादी के साथ उसका प्रेम होने के कारण, यानी शून्य के साथ उसका प्रेम होने के कारण क्या हुआ, वो जो अस्थिर नाम का बच्चा था वो भी बदमाश होता चला गया। और उसने क्या किया, उसने बड़ा होने के बाद एक बूढ़ी औरत से, एक ओल्ड लेडी से, यहाँ पर ओल्ड लेडी भी एक मेटाफर है जो आगे चल के हम समझेंगे कि ओल्ड लेडी कौन है, वो किसका पर्सोनिफिकेशन किया गया है। तो आगे चल करके अपनी दादी से मशवरा करके उस लड़के ने, अस्थिर ने,
जिसको कि गोद ले लिया है हेमलेखा ने, वो भाग गई, वो चली गई। जो लड़की थी वो मूड के साथ चली गई, जो सहेली थी वो मूड के साथ चली गई, लेकिन अपना बेटा अस्थिर उसको दे गई। अब अस्थिर बेटे की ये देखभाल कर रही है, देखभाल करते करते अस्थिर बेटा बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद अपनी दादी की संगत में रह करके, दादी से ज्ञान प्राप्त करके उसने क्या किया, एक बूढ़ी औरत के साथ संबंध बना लिया, और उस बूढ़ी औरत के साथ संबंध बनाने के कारण उसके 5 बेटे पैदा हुए। ठीक है, और उस बूढ़ी औरत का नाम क्या है, चपला। चपला का मतलब होता है वो चीज, चपला बिजली को कहा जाता है, बिजली कैसे चमकती है, बिल्कुल एक स्पार्क सा आता है। तो ये जो चपला है ये कुछ और नहीं है, कोई विचार, जैसे आप अपने आप घर, जैसे जिसको झक्की कहते हैं ना, सन की झक्की, आप ऐसे समझ सकते हैं। चपला क्या है, चपला का नेचर क्या है, जो झक्की लोग होते हैं, जो सन की लोग होते हैं ना, वो चपला के प्रभाव में होते हैं। जैसे बैठे हुए हैं, अभी खाना खा रहे थे, ठीक है, आज जो है प्लान था कि कहीं जाना है, राइट, अचानक से झक दिमाग में ये आया, अचानक से स्पार्क हुआ कि नहीं यार आज तो मुझे जो है जुआ खेलने जाना है, फैमिली के साथ कहीं बाहर जाना नहीं, फैमिली के साथ क्या, जुआ खेलने जाना है। अचानक से यार नहीं आज का प्लान कैंसिल, मैं आज जो है वहां जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, वहां पे वो है, ठीक है, घर में झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, लेकिन ये जो अचानक से स्पार्क होता है ना, झक्की जो लोग होते हैं, अचानक से मूड चेंज हो जाता है, जिनका मूड स्विंग बहुत तेज से होता है, झक्की कहे जाते हैं वो। तो ये जो झक्की लोग होते हैं ये चपला के प्रभाव में होते हैं। झक्की लोगों पर अचानक से जो मूड स्विंग होता है वो प्रभाव किसका होता है, चपला का होता है। जैसे कोई हस्बैंड है, अपनी वाइफ से बात कर रहा है, बात करते करते अचानक से प्यार, मतलब प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं, अचानक से उसने गालियां देनी शुरू कर दी किसी बात को उठा करके, मतलब अभी पल में तोला पल में माशा हो गए। ये जो लोग होते हैं ना, ये चपला के प्रभाव में होते हैं, झक्की लोगों को कहा जाता है। तो चपला, तो चपला वो नेचर है हमारे अंदर, जो प्रभाव डालता है, उस नेचर का नाम दिया गया है चपला, जो अचानक से हमें झक्की बना देती है। सोच कुछ रहे थे, कर कुछ रहे थे, करने कुछ और लगते हैं। पता चला सब कुछ लेकर के आए थे कि हाँ अच्छे से कुछ बनाएंगे, कोई सब्जी वब्जी लेके आए कि आज ये बनेगा, अचानक से मुड़ में नहीं ये क्या बनाएंगे, हटाओ सारी सब्जी फेंक दी। ये जो झक्की टाइप के लोग होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, आपने देखे होंगे, इस तरह के झक्की लोग होते हैं जो प्लान कुछ और कर रहे थे, अचानक से प्लान के लिए सब कुछ लेकर के भी आए थे, लेकिन अचानक से 2 सेकंड के अंदर वो प्लान की ऐसी तैसी कर देते हैं, उठा करके सामान फेंक देते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, झक्की लोग होते हैं। तो यही झक्की, यही जो चपला थी, इसी के साथ उसका विवाह हुआ, विवाह नहीं हुआ, उसके साथ संबंध बना लिए, किसने, अस्थिर ने, अपनी दादी की शह पा करके, दादी ने उसको बिगाड़ दिया। अब वो चपला के साथ जो है संबंध बनाता है और उसके 5 बेटे होते हैं। इन 5 बेटों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और इन 5 बेटों की कहानी भी हम आगे पढ़ेंगे कि ये 5 बेटे हैं कौन। ठीक है, और इन 5 बेटों के लिए आखिरी श्लोक में, यानी 57वें श्लोक में ये कहा गया है कि इन 5 बेटों के लिए अलग अलग घर किसने बनवाए, उन्होंने खुद बनवा लिए। आगे चल के उन 5 बेटों ने अलग अलग घर बनवा लिए और उन घरों में वो रहने लगे। ये 57th वर्ष था आखिरी, और उसके बाद जो है हम 58th वर्ष से आगे के वीडियो में हम देखेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें बताया गया है। ये चैप्टर थोड़ा धीरे मुझे चलाना पड़ रहा है, बिकॉज इसको समझाने में भी दिक्कत हो रही है, मतलब थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, समझाने में भी सारी चीजें कनेक्ट करनी पड़ती हैं, अदरवाइज ये सब लिंक अगर खो गए तो सब गायब हो जाएगा। इसमें बहुत अच्छी बात समझाने की कोशिश की गई है, हमारे कैरेक्टर को जिस तरीके से, कुछ चीजें ऐसी जो कि दिखाई नहीं देती और वो हमारे कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करती हैं, इन चीजों को समझाने का काम इस चैप्टर में किया गया है। सबसे पहली चीज है उच्च चरित्र, अ गुड कैरेक्टर। उस गुड कैरेक्टर पे कैसी चीजें असर डालती हैं, किस तरह से असर डालती हैं, उसी के बारे में बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। इसलिए इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुने। त्रिपुरा रहस्य है ये, परशुराम जी और दत्तात्रेय जी की बीच की बातचीत है, उसमें ये कहानियां चल रही हैं। तो आगे चल करके भी आपको काफी अच्छी चीजें जानने को मिलेंगी, तो बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।